भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी। चलो बताओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का थंब रूल क्या है? टू प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट व्हाट शुड बी द थंब रूल? उसका थंब रूल क्या होना चाहिए? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का थंब रूल क्या है? मैंने यही बताया था आपको कल कि मैंने आपको वही बताया था कि कोई भी प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन है तो वो ब्रॉट डाउन होगा, कोई भी करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है तो उसकी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। बस खत्म। इतनी चीज याद रखनी है, कोई भी प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन है वो क्या होगा? ब्रॉट डाउन होगा, और कोई भी करंट ईयर का ट्रांजैक्शन है उसकी हम क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर करोगे, प्लीज रिस्पॉन्ड। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलता हूं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर, तो आपको नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? तो ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो डोंट यू थिंक दैट कि ये बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए? और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग तो एसेट है, ये सबको पता है, और एसेट का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? एसेट का बाय डिफॉल्ट डेबिट बैलेंस होता है, वी ऑल नो इट वेरी वेल। तो क्या हम यहाँ पे क्या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख सकते हैं? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, लिख सकते हैं। एक और ट्रांजैक्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो माय क्वेश्चन टू यू, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में जो एडवांस में आता है, क्या आपको वो नहीं लगता है ये प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस होगा? और उसकी जर्नल एंट्री तो हम प्रीवियस में पास कर चुके होंगे, तो डोंट यू थिंक दैट ये भी ब्रॉट डाउन होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये भी ब्रॉट डाउन होना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इट्स अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो डोंट यू थिंक दैट कि ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में आना चाहिए? आना चाहिए। यू अग्री विद दिस? चलो डन। थर्ड पॉइंट सुनोगे ध्यान से, लिखा है करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, इन करंट ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो ऐसा भी कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। करंट ईयर का है, हाँ करंट ईयर का है, करंट ईयर का है तो जर्नल एंट्री पास करेंगे। बताओ, करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुआ, उसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? उसकी जर्नल एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। देखो बोलता हूं मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। व्हेन आई से दिस जर्नल एंट्री, तो क्या सब्सक्रिप्शन क्रेडिट हुआ जर्नल एंट्री में? तो लेजर में भी क्या होना चाहिए? क्रेडिट ही होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय कैश। यू ऑल अग्रीड विद दिस? आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो बेटा? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बाय कैश। कनेक्ट हो रहा है कि बेटा आपको? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, करंट ईयर का क्या है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, करंट ईयर का है तो जर्नल एंट्री पास करो। और मैंने आपको ये जर्नल एंट्री पहले ही सिखा दी, मुझे पता था कि ये कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना था, इसलिए पहले जर्नल एंट्री बता दी ना। हमने 12th में कभी जर्नल एंट्री के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, लेकिन फाउंडेशन में आके आपके जर्नल एंट्री के और लेजर्स प्रिपेयर करने के कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। स्मॉल स्मॉल अकाउंट्स बनाना आना चाहिए आपको, और उसकी हेल्प से मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना आना चाहिए। ओके, तो मुझे बताओ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, करेक्ट है। तो क्या लिख सकते हैं? क्या यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं? क्या बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर, तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर है तो क्या करंट ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन है सबकी जर्नल एंट्री आएगी? तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये करंट ईयर का है। कौन से ईयर का है? ये करंट ईयर का है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, आपका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, आपको नहीं लगता है वो आपके डेबिट साइड पे आएगा? और वो जो डेबिट साइड पे आएगा, जो डेबिट साइड पे आएगा, डोंट यू थिंक दैट ये रहेगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला? कौन सा रहेगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला सब्सक्रिप्शन रहेगा। इससे हम बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? बैलेंसिंग फिगर कहते हैं। आई होप मैंने ये कल जो बात समझाई थी उसको मैंने एक बार रिपीट कर दी, आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। सौरभ कह रहे समझा, यस सर समझा। श्रुति कह रही यस सर। हितश्री कह रही सर अंडरस्टूड। अथर्व कह रहे हैं अंडरस्टूड, हाँ सर। वैशाली कह रही हाँ हाँ। चल, बच्चे कह रहे समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है ये
आयुष आज नहीं दिख रहा। आयुष आया है क्या? दर्शना आई है क्या? साक्षी आई है क्या? मुझे यार ये बहुत दिनों से, स्वरूपा बहुत दिनों से नहीं दिख रही है। मेरी स्वरूपा, आयुष आया हुआ। ओके, तो ये तो सबको समझ में आ गया। मुझे बताओ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। क्या सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है और बाकी सारी एडजस्टमेंट्स दी है, तो क्या उसकी हेल्प से हम सब्सक्रिप्शन एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फाइंड कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा, समझ में आया होगा। क्या आपको सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे के रखा है और question has given all other adjustments, so with the help of other adjustments and this value, would you be able to find this value? Yes we can find ना, yes we can find. अकाउंट बनाने का जो सोल पर्पस है वो टू फाइंड मिसिंग वैल्यूज। हमें अकाउंट हम इसीलिए बनाते हैं ताकि उससे मिसिंग वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो वाइसे वर्सा, आप देखो मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में तो समझा ही दिया था। स्टेटमेंट फॉर्म मतलब क्या, हम एडलेस करते थे ना, उसे स्टेटमेंट फॉर्म कहते हैं। तो एडलेस करना तो आपको आ ही गया था। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, ऐड। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, लेस। करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे, लेस। प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस क्या करेंगे, ऐड। ये एडलेस तो मैंने आपको समझा ही दिया था। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे बताओ कि अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के अगर कोई मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इधर वे, अगर आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का दिया है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला मिल जाएगा। अगर आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला सब्सक्रिप्शन दिया है तो क्या आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला फाइंड कर सकते हो? हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। चलो बच्चे बोल रहे हैं हाँ, कोई हाँ तो नहीं बोल रहा है लेकिन हाँ ही होगा, ठीक है ना। चलो मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, आपको रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। मान के चलो कोई एक एनपीसी का ये फर्स्ट ईयर है। एनपीसी को, एनपीओ को, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। कोई एनपीओ का ये फर्स्ट ईयर है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये फर्स्ट ईयर है। ये फर्स्ट ईयर है, तो मुझे सोच के बताओगे, अगर ये फर्स्ट ईयर है तो मेरे बच्चों, अगर ये फर्स्ट ईयर है तो मेरे बच्चों, उसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा कि नहीं होगा? सिर्फ हितश्री को समझ में आया लगता है मैंने जो क्वेश्चन पूछा, बाकी सब बच्चे आंसर नहीं किए। सौरव कल नहीं आया था तो बेटा, सौरव यू आर एब्सेंट यस्टरडे। मैंने ये क्वेश्चन पूछा बेटा, मैंने ये कहा ये एनपीसी का फर्स्ट ईयर है, बोलो ना हाँ। अगर ये एनपीसी का फर्स्ट ईयर है, अरे बेटा कोई भी बिजनेस का जब फर्स्ट ईयर होता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस होगा ही नहीं ना, क्योंकि वो बिजनेस का प्रीवियस ईयर ही नहीं था। जब वो बिजनेस का प्रीवियस ईयर नहीं है तो उस बिजनेस का क्लोजिंग बैलेंस नहीं होगा प्रीवियस ईयर का। अगर प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है तो उसका करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट वेरी क्लियर, ठीक है। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी चाहिए थी। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात को। करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन की इनकम होनी चाहिए थी 1 लाख रुपीस। कितना होना चाहिए था? 1 लाख रुपीस। मैं कह रहा हूं इनकम होनी चाहिए थी 1 लाख रुपीस। जिससे मेरे सेंटेंस को ध्यान से नहीं सुना है वो गलत कर बैठेगा। मैंने कहा इनकम होनी चाहिए थी 1 लाख रुपीस। तो इनकम कहां पे जाती है? क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट होती है? इनकम कहां पे क्रेडिट होती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट होती है, हाँ सर वहां पे क्रेडिट होती है। मैं क्या यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन करके 1 लाख रुपीस लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाया है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच इनकम विच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, विच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली, रिसीव्ड और नॉट दैट इज टोटली इमटेरियल। अगर ये 1 लाख रुपीस करंट ईयर की इनकम है, अगर ये 1 लाख रुपीस करंट ईयर की इनकम है, तो ये करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए, मतलब होना चाहिए। क्रेडिट होना चाहिए मतलब होना चाहिए। रिसीव्ड और नॉट, एक भी रुपया नहीं मिला फिर भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। यू ऑल एग्रीड विद दिस? तो हाँ बोलोगे, अदरवाइज ना बोलोगे। एनीवन कैन टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस, एनीवन कैन टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस, एनीवन कैन टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस। आप में से कोई मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकता है क्या बेटा? एनीवन कैन टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस। आप में से मुझे कोई इसकी जर्नल एंट्री, यस नहीं बोलना है, जर्नल एंट्री बतानी है। एनीवन कैन टेल मी जर्नल एंट्री फॉर दिस? करेक्ट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या मैं यहां पे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख सकता हूं क्या? कितना लिख सकता हूं? 1 लाख रुपीस। यू ऑल एग्रीड विद दिस? इसमें किसी को डाउट बेटा? इसमें किसी को डाउट? मान के चलो
जितनी इनकम थी उतना पूरा पैसा रिसीव हो गया, जितनी इनकम थी उतना पूरा पैसा रिसीव हो गया। 1 लाख की इनकम थी तो 1 लाख की रिसीट भी होगी, 1 लाख की इनकम थी तो 1 लाख की रिसीट भी होगी। जो मैं ये बोल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है क्या? इनकम 1 लाख की थी तो 1 लाख की रिसीट भी हो गई, इनकम 1 लाख की थी तो 1 लाख की रिसीट भी हो गई। तो कैश में 1 लाख आया, अगर कैश में 1 लाख आया तो बोलो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश में 1 लाख आया तो एंट्री क्या पास करेंगे? कैश में 1 लाख आया तो एंट्री क्या पास करेंगे? क्या लिख सकते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे बाय कैश लिख सकता हूँ? क्या कितना लिख सकता हूँ? 1 लाख। डोंट यू थिंक दैट कि आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज हो गया? डोंट यू थिंक दैट कि आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज हो गया, राइट ऑफ हो गया? बोलो हाँ या ना? ओके, सब बच्चे बोल रहे टकाटक। मैंने कहा नहीं, सिर्फ 90,000 कैश में आया, 90,000 कैश में आया। तो कॉमन सेंस क्या कहता है? आना कितना चाहिए था? 1 लाख। कितना आया? 90,000। तो व्हाट योर कॉमन सेंस सेज दैट कि 10,000 इज स्टिल रिसीवेबल, 10,000 इज स्टिल रिसीवेबल। आपको नहीं लगता है कि 10,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? आपको नहीं लगता है 10,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? बोलो हाँ या ना? आपको नहीं लगता है कि 10,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? हाँ, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो अब मुझे बताओगे, मैंने पहले ही कहा कि करंट ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबकी जनरेटरी पास करनी है। तो बताओ कैश में कितना आया? 90,000 आया, तो कैश में 90,000 आया, तो क्या 90,000 यहाँ पे आ जाएगा क्या आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट? और क्या करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की भी हम जनरेटरी पास कर लेंगे क्या? अगर उसकी जनरेटरी पास करेंगे तो बोलो जनरेटरी क्या आएगी? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। अब कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, क्या जब नेक्स्ट ईयर में जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो क्या आपको नहीं लगता है ये जो है ये ब्रॉट डाउन होगा? यहाँ पे ये क्या होगा? यहाँ पे ब्रॉट डाउन होगा। यू ऑल अग्रीड विद दिस? यू ऑल अग्रीड विद दिस? इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा आपको? ठीक है, अब सुनोगे मेरी बात को ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ। लिसन मी वेरी केयरफुली। मैं कह रहा हूं कि 1 लाख में से 90,000 आया और 10,000 का सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से आना था वो मेंबर्स ने हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने कहा हम आपको पैसा देने वाले नहीं है, हम आपको पैसा देने वाले नहीं। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए और उन्होंने कहा वी नो गोइंग टू पे यू, वी नो गोइंग टू पे यू। तो मुझे बताओ पैसा नहीं देंगे? उन्होंने कहा हम पैसा नहीं देंगे, हमें आपके क्लब की मेंबरशिप नहीं चाहिए, आपका क्लब गया भाड़ में, हमें आपके क्लब की मेंबरशिप नहीं चाहिए। वी नो गोइंग टू पे यू, वी नो गोइंग टू पे यू। माय क्वेश्चन टू यू, माय क्वेश्चन टू यू, अगर वो 10,000 पे नहीं करेंगे तो आपको लगता है ये बैड डेट्स हो गया? ये क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया? बोलो हाँ या ना? ये क्या बन गया? बैड डेट्स बन गया? समझ में आ रहा है कि ये क्या बन गया? बैड डेट्स बन गया? मुझे बताओ, मुझे बताओ, अगर ये बैड डेट्स बन गया तो कॉमन सेंस अप्लाई करके देखना। अभी देखो यहां से आप सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा। मैं ऑलवेज कहता हूं थिंक बियॉन्ड डेबिट एंड क्रेडिट, मतलब आप डेबिट क्रेडिट के ऊपर सोचो। बहुत सारे फैकल्टीज कहते हैं कि फील दी ब्यूटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, मैं लेकिन ये कहता हूं डेबिट क्रेडिट को मारो गोली। डेबिट क्रेडिट करने के लिए कॉमन सेंस चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बताओ आपने कितनी इनकम रिकॉग्नाइज की? हमने कितनी इनकम को रिकॉग्नाइज किया? 1 लाख, और एंट्री पास कर दी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो क्या मैं यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज लिख सकता हूँ क्या? यस लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे बताओ क्या 1 लाख की रिसीट हुई कि नहीं हुई? रिसीट तो 90,000 की हुई, तो बाकी का 10,000 कहाँ चला गया? क्या बैड डेट्स में चला गया? बाकी का 90,000 कहाँ चला गया? बैड डेट्स में चला गया? बोलो हाँ या ना? बाकी का 90,000 कहाँ चला गया? बैड डेट्स में चला गया। तो द मोमेंट मैं यहाँ पे 10,000, हाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों का नेचर क्या है? नॉमिनल है। तो क्या डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हम कर सकते हैं क्या यहाँ पर बेटा? अरे हाँ या ना? तो अगर 10,000 का अगर मैंने बैड डेट्स यहाँ पे हाँ यहाँ पे डेबिट किया तो आप मुझे बताओगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? एनीवन कैन टेल मी अबाउट द जर्नल एंट्री? वैभवी ने कहा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मैं कह रहा हूं एकदम टकाटक करेक्ट है, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। 1 में से 90 मिला, 1 में से कितना मिला? 90 मिला। तो या तो 10 आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या तो 10 लॉस हो सकता है, या तो 10 आउटस्टैंडिंग हो सकता है, या तो 10 बैड डेट्स हो सकता है। दोनों में से कोई एक ही बात हो सकती है, दोनों बात तो नहीं हो सकती। और मैं कह रहा हूं ये बैड डेट्स है, ये आने वाला नहीं है। तो क्या करोगे? क्या करोगे? आपको नहीं लगता है आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ट्रांसफर कर दोगे? कहां पे ट्रांसफर कर दोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ट्रांसफर कर दोगे और अकाउंट्स आपका राइट ऑफ हो गया। देखो हिसाब, 1 लाख आना चाहिए था, 90 आया, 10 बैड डेट्स पे चला गया, 10 बैड डेट्स पे चला गया। डोंट यू थिंक दैट
डोंट यू थिंक दैट हितस्वी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये ठीक है, ट्रांसफर की एंट्री करेक्ट है, गलत नहीं है बेटा, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनपीसी अगर सोचेंगे तो कैसे सोचेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। यू आर करेक्ट, ये ट्रांसफर की एंट्री है, या तो फिर ऐसे पास करना पड़ता था, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, या तो एंट्री ऐसे पास करते थे, कैसे पास करते थे, ऐसे देखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने से होता था 10,000 टू सब्सक्रिप्शन कितने से होगा 10,000। नेक्स्ट एंट्री क्या पास करते थे, नेक्स्ट एंट्री पास करते थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट, क्या लिखते थे यहाँ पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कितने से होता था 10,000 टू बैड डेट्स कितने से होता था 10,000। मुझे बताओ क्या बैड डेट्स कैंसिल हो गया क्या, तो बता हितस्वी नेट इफेक्ट क्या आ गई, नेट इफेक्ट क्या आ गई, नेट इफेक्ट क्या आ गई हितस्वी, नेट इफेक्ट क्या आ गई, यू अंडरस्टूड, मैंने जो लिखा नेट इफेक्ट आ गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट कितने से होगा 10,000 टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट 10,000। क्या मैं ये एंट्री पास कर सकता हूं क्या हितस्वी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, बात समझ में आ गई क्या तुझे, यहाँ पे मैंने नेट इफेक्ट पास की थी क्योंकि एनपीसी पढ़ रहा है इसलिए मैंने वो रिकॉग्निशन ट्रांसफर नहीं बोला, मैंने डायरेक्ट बोल दिया। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई भी कंफ्यूजन है क्या, ओके वंडरफुल। तो अब मुझे बताओ कोई भी जब भी सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या पास करोगे, सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या पास करोगे, सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या पास करोगे, सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या पास करोगे, सब्सक्रिप्शन में बैड डेट्स होगा तो एंट्री क्या पास करोगे। नलायक को मैंने एंट्री पूछी, बच्चे आंसर ही नहीं कर रहे हैं, क्या दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा। हाँ करेक्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दो ही बच्चों को आंसर समझ में आया कि बाकी बच्चे हवा खा रहे हैं क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट करेक्ट है, बाकी बच्चे कहां चले गए, श्रुति कहां पर है, सार्थक कहां पर है, अथर्व कहां पर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू करेक्ट है, मुस्कान कहां पर है, ओम ने कहा बराबर, दर्शना कहां पर है, आयुष नलायक कहां पर है। बच्चों को समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे। ओम ने बराबर बोला, पुरुषाली ने बराबर बताया, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे। ठीक है चलो, सब बच्चे बोल रहे समझ में आ गया। बताओ कल वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है कि सब हो गए सॉल्व, डू यू हैव एनी डाउट। हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं सारे क्वेश्चंस। चलो 505 क्वेश्चंस हो गए थे आपके, जितने क्वेश्चंस दिए थे ऑल क्वेश्चंस यू सॉल्व, कि सॉल्यूशन देख के सॉल्व किया था नलायक को। पहले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1F। क्वेश्चन नंबर 1F करके एक है क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ फटाफट। आप लोग, मैं है ना वीडियो म्यूट कर रहा हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1F, क्वेश्चन नंबर 1F बताओगे मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1F क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2016-17 एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। मैं बार बार एक ही चीज का गाना गा रहा हूं, आपको ये समझ में आना चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। जब भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओगे तो करंट ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शन है सबकी क्या कर दो, जन एंट्री पास कर दो। तो मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ। अब मुझे बताओगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब बनाता हूँ तो करंट ईयर में कैश में कितना मिला है, 89,000 कितना मिला है करंट ईयर में कैश में 89,000। तो बोलोगे एंट्री कैसे पास करेंगे इसकी, फटाफट कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मे आई राइट बाय कैश, क्या मैं बाय कैश लिख सकता हूँ क्या, मुझे तो बाय कैश कितना लिखूंगा 89,000 रुपीज। इसमें कोई डाउट है क्या बेटा, याद रखना 16-17 करंट ईयर है, 16-17 कौन सा ईयर है, करंट ईयर है। कॉमन सेंस है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का जो ईयर दिया होगा वो कौन सा होगा, करंट ईयर ही होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015-16
15-16 में एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, मतलब ये तो सर प्रीवियस ईयर का लग रहा है। हाँ, ये तो प्रीवियस ईयर का ही है, क्योंकि 16-17 का प्रीवियस ईयर क्या, 16-17 का प्रीवियस ईयर क्या होगा, 15-16 होगा, और उसका नेक्स्ट ईयर क्या होगा, 17-18 होगा। तो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब ये तो लायबिलिटी है। अगर ये तो लायबिलिटी है तो डोंट यू थिंक दैट, क्या हम उसको लिख सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 15-16, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 15-16। मुझे तो 15-16 लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 5,000 रुपीज। अरे हाँ हाँ करते हैं चलना, नलायक को, जिसको नहीं समझ में आ रहा हो देख भी ले। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 16-17 इंक्लूडिंग 1,500 फॉर 15-16। इसका मतलब समझ में आया क्या, इसका मतलब समझ में आया क्या, 15-16 में, मतलब मुझे बताओ 15-16 प्रीवियस ईयर है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000 था, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना था, 5,000 था। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना। 16 मैंने एक अजम्पशन आपको सिखाया था, अजम्पशन क्या सिखाया था कि जो प्रीवियस ईयर में रिसीवेबल था, आउटस्टैंडिंग है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो हम यही अज्यूम करेंगे कि उसका पैसा करंट ईयर में मिला होगा। लेकिन क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्लियरली मेंशन किया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 16-17 इंक्लूडिंग 1,500 फॉर 15-16, इंक्लूडिंग 1,500 फॉर 15-16। उसका मतलब ये है 5,000 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, लेकिन क्या करंट ईयर में क्या 3,500 ही मिला होगा क्या? तो टोटल मिला के जो 12,500 जो आउटस्टैंडिंग है, उसमें नहीं लगता है कि 11,000 रुपीज करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा और बाकी का 1,500 प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अभी भी होगा? तो आपको नहीं लगता है ये दोनों अमाउंट का टोटल करोगे तो 12,500 आएगा, और ये अमाउंट आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे जाना चाहिए, एसेट साइड पे जाना चाहिए। मैंने फटाफट बोला, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो डाउट पूछोगे फटाफट। आपको नहीं लगता ये दोनों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बन गया, बन ही गया ना करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बेटा? सर ये तो 1,500 तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, बेवकूफो समझो ना। 5,000 प्रीवियस ईयर में मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन लिखा है कि 1,500 अभी भी रिसीवेबल है। तो ये तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में, करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आना चाहिए। अगर ये करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आना चाहिए तो मेरे बच्चों मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, मेरे बच्चों मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, क्या जो मैं बोल रहा हूं ये आपकी बात, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये दोनों करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया, दोनों क्या हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो मैं उसे किस तरह से लिख सकता हूं, मैं उसे लिखूंगा इस तरह से, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 15-16 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 1,500, और 16-17 का कितना आउटस्टैंडिंग है, 11,000 रुपीज। ये जो मैंने लिखा ये आपको समझ में आया है तो हाँ हाँ बोलोगे। प्रणव बोल रहा है 8,400 इज रिसीव्ड एट द बिगिनिंग। नहीं वो तो रिसीवेबल है ना, हाँ रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, ठीक है ना। अच्छा मैं गलत बोल रहा था क्या, वो आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी, मैं गलत बोल रहा था, पता नहीं मैंने ये वैल्यू कहां से उठा ली, आई एम सॉरी आई एम सॉरी। ये 5,000 नहीं है, ये 5,000 नहीं है, मिस्टेक कर रहा था। ये कितना है, 8,400 है, प्रीवियस ईयर का रिसीवेबल कितना है, 8,400 है। मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली, आई एम सॉरी। ये सबको समझ में आया क्या? मैं पूरा क्वेश्चन वापस रीड करता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 16-17 एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बताओ एज पर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ था मुस्कान? 89,000 रिसीव हुआ था क्या? अरे हाँ है ना, तो उसकी तो एंट्री पास करेंगे, हाँ उसकी तो एंट्री पास करेंगे। उसकी एंट्री क्या आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। यू अग्रीड विद दिस? 16-17 करंट ईयर है, अग्रीड, हाँ हाँ बोलते चलना। तो 15-16 प्रीवियस ईयर होगा, अग्रीड। 17-18 नेक्स्ट ईयर होगा, अग्रीड, अग्रीड, सब लोग अग्रीड है इस बात से, वंडरफुल। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 15-16 5,000 रुपीज। तो क्या 15-16 मतलब प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर में कितना मिला था, 5,000 मिला था, कितना मिला था, 5,000 मिला था, अग्रीड विद दिस। तो ये तो प्रीवियस ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये लायबिलिटी होगी? इसका मतलब तो ये हुआ, क्या ये प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे होगा? इसका मतलब तो ये हुआ, क्या इसका बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होगा? तो मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के जितने भी ट्रांजैक्शंस है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएंगे, लेकिन मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन न लिख के मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, और ब्रैकेट में लिख दिया 15-16। यहां पे कोई डाउट है? मुस्कान समझ में आया क्या यहां तक? ओके।
लास्ट वाला ट्रांजेक्शन पहले रीड कर लो, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन पहले रीड कर लो। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल ऑन 1 अप्रैल 2016 8400। 1 अप्रैल 2016 को 8400 क्या था? रिसीवेबल था। आपको नहीं लगता है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर में रिसीवेबल है? तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर का रिसीवेबल मतलब क्या? प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग होगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन है उसको हम क्या करते हैं? बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1516, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1516, क्या मैं लिख सकता हूं क्या 8400? लिख सकता हूं क्या 8400? अभी समझा सबको? इसमें किसी को डाउट है कि नहीं है? ओके, समझ में आ रहा है तो हाँ हाँ बोलते चलना, डाउट है तुरंत पूछ लेना मुझे डाउट। ओके, अब मैं रीड कर रहा हूं वापस थर्ड ट्रांजेक्शन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 1617 12,500 है। मतलब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1617 में कितना है? 12,500 है। लेकिन ये 12,500 में 1,500 1516 का इंक्लूड है, 1516 का इंक्लूड है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या 8,400 था? बोलो हाँ या ना। 8,400 में से 1,500 माइनस करो, 8,400 में से 1,500 माइनस करो तो मुझे बताओ 8,400 में से अगर हम 1,500 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 6,900। मतलब इतना रिसीवेबल था लेकिन मिला कितना? 6,900 ही मिला। तो आपको नहीं लगता है अभी भी 1,500 आउटस्टैंडिंग होगा? तो ये 1,500 डोंट यू थिंक दैट ये करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे आना चाहिए? एसेट साइड पे आना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब 11,000 जो था उसमें 1,500 ऐड करना पड़ेगा तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना बन जाएगा? 12,500। तो मैंने यहां पे लिखा बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1516 का 1,500 एंड 1617 का 11,000 रुपीज। अब समझा? मुस्कान अभी समझा कि अभी भी कंफ्यूजन? अभी भी कंफ्यूजन है, डाउट? अभी समझ में आया कि नहीं आया सबको यहाँ पे? ओके, सब बोल रहे समझ में आया। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 1718 3,000 रुपीज। अरे भाई 1718 का 3,000 मिला, वो तो करंट ईयर में मिला होगा। तो ये तो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है, और जो करंट ईयर में रिसीव्ड इन एडवांस है उसकी तो हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। बताओ जर्नल एंट्री क्या आएगी? सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना होगा? 3,000 रुपीज। इसमें किसी को डाउट है बेटा? यहाँ पे ये भी समझ में आ गया बच्चों को? नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 1617। करंट ईयर में 1617 में 500 रुपया राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किया मतलब बैड डेट्स हो गया। राइट ऑफ किया मतलब क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। राइट ऑफ किया मतलब क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो बताओ बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की जर्नल कितना है? 600 रुपीज है। ओके 600 रुपीज है। मैंने कहां से 500 देखा फिर? हाँ 600 रुपीज राइट ऑफ किया। तो मुझे बताओ कितना राइट ऑफ किया करंट ईयर में? 600 रुपीज राइट ऑफ किया। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ 600 रुपीज राइट ऑफ किया तो टेल मी वन थिंग, क्या इसकी जर्नल एंट्री ये बैड डेट्स राइट ऑफ किया मतलब बैड डेट्स हो गया बेटा? तो बताओ बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की जर्नल एंट्री क्या आएगी? बैड डेट्स की जर्नल एंट्री आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो क्या हम यहाँ पे बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख सकते थे? कितना लिख सकते थे? 600 रुपीज। अब ये समझ में आया क्या बेटा आपको यहाँ पे? अब बताओ क्या है और क्या है आपके पास? ये भी हो गया सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, उसकी तो हमने पोस्टिंग कर ली बेटा, उसकी तो पोस्टिंग हमने कर ली। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो अब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्या नहीं लगता है आपको ये बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला रहेगा ये बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 95,700। कितना आ रहा है? 95,700। आई होप यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मुझे बताओ अगर ये सब्सक्रिप्शन अगर आपको दे दिया होता तो क्या उसकी हेल्प से क्या आप ये कैश वाला फाइंड कर सकते थे क्या? वाइस वर्सा, क्या ये दोनों बातें समझ में आ रही है क्या? ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला दिया होगा तो क्या आप रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला फाइंड कर सकते हो क्या? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट वाला दिया है तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला फाइंड कर सकते हो क्या? मतलब ये क्वेश्चन में दो तीन बातें इंपॉर्टेंट थी, समझ में आ गई तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे। ओके अंडरस्टूड, सब बच्चे बोल रहे समझ में आ गया। 1G, क्वेश्चन नंबर 1G पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1G पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 1 जी पे आ जाओ। एंडरसन क्लब हैज 300 एनुअल मेंबर्स. In the annual general meeting held on 31st December 2015, it was decided to raise the subscription from current 200 per annum to 300 per annum from the year 2016. मतलब क्या डिसाइड हुआ कि एक क्लब है, ये क्लब का 50, जब मैंने कहा था मतलब 31 दिसंबर 2015 लिखा हुआ है, तो क्या 2015 मतलब 1 जनवरी का बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगा क्या? तो एंड ऑफ द ईयर कौन सा होगा? 31 दिसंबर होगा। ये है 2016 और ये क्या रहेगा आपका 2017। ये क्या रहेगा आपका 2017। मुझे बताओ क्या लिखा है? एंडरसन क्लब हैज 300 एनुअल मेंबर्स। एंडरसन क्लब के पास कितने मेंबर्स हैं? एंडरसन क्लब के पास 300 मेंबर्स हैं। ओके सर, इन एनुअल जनरल मीटिंग held on 31st December 2015, it was decided to raise the subscription from current 200 per annum to 300 per annum. डिसाइड ये हुआ कि इस डेट पे डिसाइड हुआ कि जो मेंबर से हम 200 रुपया कलेक्ट करते थे, अब 16 से कितना कलेक्ट करेंगे? इंस्टेड ऑफ 200 कितना कलेक्ट करेंगे? 300 करेंगे। बताओ क्लब के मेंबर्स कितने हैं? क्लब के मेंबर्स कितने हैं? क्लब के मेंबर्स 300 हैं। तो क्या 16 से जो भी सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करना है पर मेंबर, क्या वो 300 रुपीज का कलेक्ट होगा? हाँ ना में आंसर करते हो चलना बेटा प्लीज। द मेंबर हु हैव पेड इन एडवांस विल बी अलाउड सब्सक्रिप्शन एट द ओल्ड रेट्स। ऐसा भी तो हो सकता है सर। क्या हो सकता है? क्या 15 में किसी मेंबर्स ने क्या 16 का एडवांस में दिया हो सकता है क्या? हाँ, अगर 15 में उसने एडवांस में पे किया होगा तो उसने 200 रुपए के हिसाब से ही पे किया होगा। 2015 में अगर कोई मेंबर ने 16 का अगर एडवांस पे किया है तो उसने उस टाइम पे 200 के हिसाब से ही पे किया होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन मेंबर्स ने एडवांस में पे किया है उसका सब्सक्रिप्शन ओल्ड रेट्स वाला ही रहेगा। द मेंबर्स हु हैव पेड इन एडवांस विल बी अलाउड सब्सक्रिप्शन एट द ओल्ड रेट्स। जो भी मेंबर ने 2015 में 16 का एडवांस में पे कर दिया होगा उसका हम 200 रुपए के हिसाब से ही लेंगे, उसको हम इंक्रीज्ड अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। ये समझ में आता होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2015 2000 रुपीज है। मुझे बताओ 31 दिसंबर 2015 में जो एडवांस में मिला वो कितना है? 2000 रुपीज है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताना 15 में पर मेंबर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या 200 था क्या? अगर 2000 को 200 से डिवाइड करोगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या 10 मेंबर्स ने क्या एडवांस में सब्सक्रिप्शन पे किया होगा क्या? 10 मेंबर्स ने 2015 में जो सब्सक्रिप्शन पे किया होगा क्या वो 2016 का होगा क्या? आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कोई दिक्कत वाली बात है कि बच्चों आपको? ये मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बना रहा हूँ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहा हूँ। बताओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट 16 का बन रहा है। कौन सी ईयर का बन रहा है? 2016 का बन रहा है। अगर सब्सक्रिप्शन अकाउंट 2016 का बन रहा है, आपको नहीं लगता है 2016 तो करंट ईयर हो जाएगा आपका? कौन सा ईयर हो जाएगा आपका? करंट ईयर हो जाएगा। आई होप यू डू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो मुझे बताओ सब प्रीवियस ईयर का रिसीव्ड इन एडवांस क्या लिखोगे? बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। और ये कौन से ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है तो 2015। और कितना एडवांस में है? 2000 रुपीज। और ये कितने मेंबर्स का एडवांस में है? 10 मेंबर का एडवांस में दिया हुआ है। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। ये ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये आपके रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। आगे क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज रुपीज 3000। 15 कौन सा ईयर है? प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर में अरियर्स कितना था? 3000 रुपया था। कितना था? 3000 रुपया था। तो ये तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग। तो हम क्या लिखेंगे? टू सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स लिखो या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये जो मैंने लिखा ये समझ में आया होगा बेटा आपको? सब्सक्रिप्शन क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन इन अरियर ऑन 31 दिसंबर 2015 वर रिसीव्ड ड्यूरिंग 2016 with the exception of those due from 5 members, with the exception of those due from 5 members। मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग कितना था? 3000 था। करेक्ट है। तो मैं ऑलवेज कहता हूं अगर क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम यही अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे? जिन्होंने प्रीवियस ईयर में नहीं दिया वो करंट ईयर में दे देगा।
वो करंट ईयर में दे देगा। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या 3000 डिवाइडेड बाय अगर 200 करोगे तो आपको नहीं लगता है ये 15, हाँ डिवाइड बाय 200 करोगे तो आपको नहीं लगता है 15 मेंबर का आउटस्टैंडिंग था? कितने मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग था? 15 मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग था। क्वेश्चन ये कहता है कि ये 3000 में से सारा पैसा आ गया एक्सेप्ट 5 मेंबर ने पैसा नहीं दिया। तो मुझे तो 5 मेंबर ने कितना नहीं दिया होगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 200, क्या 1000 रुपीज नहीं दिया होगा? क्या आपको नहीं लगता है ये 1000 रुपीज अभी भी रिसीवेबल है? 1000 रुपीज अभी भी क्या है? रिसीवेबल है। आपको नहीं लगता है यही 1000 रुपीज करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आएगा? मैंने ये जो बोला धनाधन धनाधन धनाधन, ये समझ में आया था कि नहीं समझ में आया था? रिया परदेसी बोल रही नहीं समझा। रिया ध्यान से सुन बेटा, क्या लिखा है? सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स ऑन 31 December 2015 वॉज ₹3000। अरियर्स का मतलब क्या होता है ये तो रिया समझ में आता है ना। अरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, ये सब सिखा दिया बेटा मैंने। मतलब 15 प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग था? 3000 रुपया आउटस्टैंडिंग था। 3000 को 200 से डिवाइड कर रिया, तो मुझे बताओ 3000 को 200 से डिवाइड करेगी तो कितने मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग होगा? 15 मेंबर्स का। अग्रीड विद दिस? क्वेश्चन आगे क्या लिख रहा है? Subscription in arrears on 31st December 2015 were received during 2016 with the exception of those due from 5 members. With the exception of those, due का मतलब receivable, ड्यू का मतलब क्या होता है? रिसीवेबल। कितने मेंबर्स से? 5 मेंबर्स से जो रिसीवेबल था उसको छोड़ के बाकी का पैसा आ गया। 5 मेंबर्स से जो रिसीवेबल था उसको छोड़ के बाकी का पैसा, with that exception others have paid the money, others have paid the subscription. तो my question to you, कितना आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का? 3000। 5 मेंबर्स का प्रीवियस ईयर में तो 200 रुपया ही था ना। प्रीवियस ईयर में तो कितना था? 200 रुपया ही था। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन पर मेंबर कितना था? 200 रुपीज था। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या 3000 में से क्या 1000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है? तो नहीं लगता है रिया तुझे क्या 2000 ही कैश में मिला होगा? 2000 ही कैश में मिला होगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये 1000 रुपीज का जो आउटस्टैंडिंग है आपको नहीं लगता ये 2016 मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां आना चाहिए? एसेट साइड पे आना चाहिए। कहां आना चाहिए? एसेट साइड पे आना चाहिए। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? रिया अभी समझ में आया कि नहीं आया? ओके, यू अंडरस्टूड। तो मुझे बताओ ये तो यहां आना चाहिए, तो मैं ऐसे लिखता हूं। मैं जो लिख रहा हूं ये करेक्ट लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं आप मुझे बता देना। क्या मैं लिख रहा हूं यहां पे? बाय सब्सक्रिप्शन, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और मैं अंडरलाइन करके लिखता हूं और यहां पे लिखता हूं 2015। क्या लिखता हूं? 2015 1000 रुपीज। करेक्ट है, क्योंकि 2016 का भी कोई आउटस्टैंडिंग होगा और जब पता चलेगा तब लिख लूंगा मैं यहाँ पे। लेकिन ये बात समझ में आई आपको? अंडरस्टूड? आगे क्या लिखा है देखते हैं। सब्सक्रिप्शन इन अरियर फॉर द ईयर 2016 इन रिस्पेक्ट ऑफ 15 मेंबर्स। ओके, 16 में मतलब करंट ईयर में 15 मेंबर्स का आउटस्टैंडिंग है। तो लेकिन करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 200 रुपया था, 200 रुपीज था कि 300 रुपीज था? इट वॉज 300 रुपीज। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या ये भी 4500 होगा कि नहीं होगा? तो ये भी 4500 होगा। तो करंट ईयर में क्या आएगा? सब्सक्रिप्शन की एंट्री पास करते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। तो क्या मे आई राइट हियर 4500? मे आई राइट हियर 4500? यू ऑल अंडरस्टूड दिस? आई होप ये समझ में आया होगा। You are required to prepare a subscription account for the year 2016 and calculate the amount of subscription received in cash during 2016. आपको 2016 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना था और आपको ये फाइंड करना था कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन का कैश कितना आया होगा। कैश मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपका सब्सक्रिप्शन कितना होगा, हमें ये फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास ये तो होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए? टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वाला। क्या इनकम ये तो चाहिए कि नहीं चाहिए? ये हमारे पास अवेलेबल है। बताओ करंट ईयर में मतलब 16 में क्लब के कितने मेंबर्स थे? 16 में क्लब के कितने मेंबर्स थे? 16 में क्लब के कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 300 मेंबर्स थे। बताओ 300 मेंबर्स में से 300 मेंबर्स में से 300 मेंबर्स से क्या 10 मेंबर्स ने क्या प्रीवियस ईयर में एडवांस में दे दिया था? देखो ना, 2000 रुपया एडवांस में दिया था ना। कितना एडवांस में दिया था? 2000 रुपया। और कितने मेंबर्स ने दिया था? 10 मेंबर्स ने दिया था। तो अब मुझे बताओगे करंट ईयर
करंट ईयर की क्लब की इनकम क्या होनी चाहिए, तो ये देख लो 290 मेंबर्स से 300 रुपीज, तो बताओ 290 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना होता है, कितना होता है 87,000 रुपीज, कितना हो जाता है 87,000 रुपीज। और क्या बाकी के 10 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन क्या 200 का 200 रुपया ही रहेगा क्या, तो बताओ ये कितना हो जाता है 2,000 रुपीज, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 89,000 रुपीज। सर आपने ये क्या लिखा, ये तो कुछ नहीं समझ में आया, मुझे बताओ। क्वेश्चन ने क्लियरली कहा था बिगिनिंग में, क्या 15 में 2015 में आपको नहीं लगता है 2,000 रुपया एडवांस में आया था, और 15 में पर मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना था 200 रुपया था, अगर 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10 मेंबर्स का एडवांस में आया था। और क्वेश्चन कहता है 16 से अब सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 200 से कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और क्लब के कितने मेंबर्स हैं, क्लब के कितने मेंबर्स हैं 300 मेंबर्स हैं, 300 मेंबर्स हैं क्लब के। लेकिन क्वेश्चन ने ये भी कहा, चलो मान के चलो ये एडवांस का झमेला ही नहीं होता, फॉर द टाइमिंग अजम्पशन एडवांस वाली कुछ बात ही नहीं है, छोड़ दो, एडवांस वाली कुछ बात ही नहीं है। क्लब के 300 मेंबर्स हैं और 300 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, तो बताओ करंट ईयर की इनकम कितनी, करंट ईयर की इनकम कितनी, तो करंट ईयर की इनकम कितनी आएगी, करंट ईयर की इनकम कितनी आएगी, सिंपल सा बात 300 मल्टीप्लाई बाय 300, 300 मल्टीप्लाई बाय 300 कितना हो जाता है 90,000 रुपीज। करंट ईयर की इनकम कितनी होती थी 90,000 रुपीज। मतलब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ब्लाइंडली कितना लिख सकते हो 90,000 रुपीज लिख सकते हो, एक भी रुपया नहीं आया फिर भी आपकी इनकम कितनी है 90,000 है, एक भी रुपया नहीं मिला होता फिर भी आपकी इनकम कितनी है 90,000 है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बोला यहाँ पे, लेकिन फॉरगेट अबाउट दिस। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं क्या प्रीवियस ईयर में क्या 10 मेंबर्स ने क्या सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया था, तो 10 मेंबर्स ने जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में दिया होगा तो प्रीवियस ईयर के रेट से दिया होगा ना। और क्वेश्चन कहता है जिसने प्रीवियस ईयर में एडवांस में दे दिया उसके रेट को हम चेंज नहीं करेंगे, उसका रेट 200 का 200 ही रखेंगे, 200 का 200 ही रखेंगे। तो बताओ 300 में से 10 का रेट कितना होगा 200 ही होगा। आपको नहीं लगता है बाकी के 290 का रेट कितना होगा 300 होगा। तो करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी होनी चाहिए 89,000 रुपीज होनी चाहिए। मतलब करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डोंट यू थिंक दैट जब हम यहाँ पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे तो 89,000 रुपीज लिखेंगे, इसमें से अगर एक भी रुपया नहीं आया होता फिर भी यहाँ पे 89,000 रुपीज लिखते हैं। ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। सबको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैंने जो बोला ये अंडरस्टूड वेरी वेल। तो नाउ टेल मी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का तो कैलकुलेट, ये वर्किंग नोट बना देना उसकी और वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना। तो क्या हम यहाँ पे 89,000 रुपीज लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं 89,000 रुपीज लिख सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, डोंट यू थिंक दैट दिस बैलेंसिंग फिगर वुड बी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश होगा। तो बताओ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना होगा 84,500 रुपीज। आई होप मैंने पूरी कोशिश कर दी है समझाने की। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, वापस रिपीट कर दूंगा। रिपीट कर दूंगा। सार्थक बोल रहा है समझा सर, अथर्व बोल रहा है सर यस सर, सौरभ बोल रहा है यस सर समझा सर, प्रेरणा बोल रही है यस सर समझा सर, वृशाली बोल रही है यस सर, विवेक बोल रहा है यस सर, हितश्री यस सर, रिया परदेशी यस सर, ओम जिंदे यस सर, वेरी हैप्पी। मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट डिटेल में समझा दिया। बाकी के क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे क्या, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। मुझे लग रहा है बाकी कल जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आई थिंक यू मस्ट हैव बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझा दिया, तो अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मुझे आज है ना एक क्वेश्चन भी सॉल्व करना है आपके साथ, वेरी गुड क्वेश्चन। ओके मैंने अभी आपके ग्रुप पे एक क्वेश्चन अपडेट किया था। अच्छा अभी एक सेकंड, मैं यहाँ पे एक बात का एक और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, पहले क्वेश्चन सॉल्व कर देता ताकि क्या होगा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने क्वेश्चन आपके ग्रुप पे भी शेयर किया। क्वेश्चन नंबर 19, इलस्ट्रेशन 19। आपके ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर किया इलस्ट्रेशन 19, इलस्ट्रेशन 19।
वेरी गुड क्वेश्चन. 1920 बोथ क्वेश्चंस आर वेरी गुड. मैं आज तो ये क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, कल मैं आपको दूसरी पैटर्न सिखा दूंगा. सेकंड पैटर्न क्या रहती है हमारे पास, अगर क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे. हमारे पास क्वेश्चन में अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया होगा तो हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, दैट आई विल डिस्कस टुमारो. बट आज ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. वेरी गुड क्वेश्चन. I'll give you 2 minutes. पहले आप क्वेश्चन पूरा रीड कर लो. चलो शैल वी स्टार्ट कर सकते बेटा. स्टार्ट करें क्या बेटा. मैंने क्वेश्चन रीड करने को बोला था, सॉल्यूशन रीड नहीं करना है नलायक को. You just need to read these questions. May I start? चलो फॉर्मेट बनाना चालू करो. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फास्ट. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर्मेट. December 2016. प्रेजेंटेशन बाद में कर लेना. क्विकली स्टार्ट करो. ओके 31 December 2016 स्टार्ट किया बेटा. उसके बाद क्या है बनाना. हाँ क्या हमारे पास, हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है. तो क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2016 करेक्ट है. क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2016. ओके उसके बाद क्या आएगा. ओपनिंग बैलेंस शीट as on 1st Jan 2016 correct.
ये वर्किंग नोट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है वो किसका पार्ट बनता है? वो वर्किंग नोट का पार्ट बनता है। किसका पार्ट बनता है? वर्किंग नोट का पार्ट बनता है। शैल वी स्टार्ट नाउ? चलो, अच्छा, आपने अगर क्वेश्चन रीड किया तो मुझे बताओ, आपके पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा लिखा है, द फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द कलकत्ता फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। 1 Jan 2016 कैश इन हैंड लिखा है 2000 रुपीज। मतलब ये सबको पता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कहाँ जाना चाहिए? एसेट साइड पे जाना चाहिए। बैलेंस एज पर पासबुक लिखा है। एक तो सेविंग अकाउंट लिखा है, दूसरा करंट अकाउंट लिखा है। क्या लिखा है? एक सेविंग अकाउंट लिखा है, दूसरा करंट अकाउंट लिखा है। बच्चों मुझे बताओ, सेविंग अकाउंट का तो बैलेंस एज इट इज जाएगा, क्योंकि ये उसका रिकॉन्सिलेशन नहीं होता है। लेकिन मुझे बताओ, हम करंट अकाउंट में पासबुक का बैलेंस लिखेंगे कि कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे? लिखना बंद। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज पे अटेंशन नाउ। सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। प्लीज पे अटेंशन। पहले बोला, मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? फटाफट बोलो हाँ या ना। मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही? फटाफट बोलो हाँ या ना। ओके, सुनोगे ध्यान से। हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या ओपनिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है? इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो आना ही चाहिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? उन्होंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही लिखा है क्वेश्चन में, बैलेंस एज पर पासबुक। क्या लिखा है? बैलेंस एज पर पासबुक। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी हमारी बैलेंस शीट में हम 11th 12th में लिखते थे ना, यहाँ पे बैलेंस एट बैंक, कैश एट बैंक लिखते थे ना। क्या लिखते थे? कैश एट बैंक, बैलेंस एट बैंक। तो जब वो कैश एट बैंक लिखते थे ना बेटा, तो वो कभी भी कैश एट बैंक कभी भी पासबुक का नहीं होता है। वो ऑलवेज किसका होता है? कैशबुक का होता है। किसका होता है? कैशबुक का होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आपको बीआरएस अगर थोड़ा बहुत भी याद आता है, मैं अभी बीआरएस पे डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में सिखाऊंगा कि बीआरएस क्या होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूं, हाँ आयुष, क्या रिपीट करूं? बोल बेटा। मैंने यही बोला कि जब आप 12th में क्या बैलेंस शीट में कैश एट बैंक लिखते थे? लिखते थे कि नहीं लिखते थे? कैश एट बैंक, बोलो हाँ या ना। तो वो जो कैश एट बैंक जो होता था, ये कौन सा होता था? ये पासबुक वाला होता था कि ये कैशबुक वाला होता था? ये कौन सा होता था? पासबुक वाला होता था, कैशबुक वाला होता था? ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं होता था, लेकिन कॉमन सेंस तो यही कहता है कि बैलेंस एट बैंक ऑलवेज कौन सा वाला होना चाहिए? कैशबुक वाला होना चाहिए। सर ये क्यों कॉमन सेंस है? बेटा ये कॉमन सेंस इसीलिए है, ये कॉमन सेंस इसीलिए है, ये कॉमन सेंस इसीलिए है क्योंकि पासबुक एक बिजनेस ओनर मेंटेन नहीं करता है। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। अगर आपको कुछ कुछ बीआरएस याद आ रहा है, कुछ कुछ बीआरएस याद आ रहा है, एक बिजनेस की कैशबुक और एक बिजनेस की पासबुक कभी भी टैली होती नहीं है। उसमें 100% डिफरेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? 100% डिफरेंसेस होते हैं। एंड पासबुक इज मेंटेन्ड बाय बैंक। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है। और कैशबुक कौन मेंटेन करता है? कैशबुक कौन मेंटेन करता है? कैशबुक तो बिजनेस ओनर मेंटेन करता है। कौन मेंटेन करता है? बिजनेस ओनर मेंटेन करता है। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, आपके पास जो बैलेंस दिया है क्वेश्चन में, क्या वो कैशबुक का बैलेंस दिया है कि पासबुक का बैलेंस दिया है? पासबुक का बैलेंस दिया है। याद करो, क्या हम बीआरएस जब पढ़ते थे तो क्या पासबुक के बैलेंस से क्या कैशबुक के बैलेंस को फाइंड करते थे कि नहीं करते थे? अरे बोलो हाँ या ना। आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो अब हमें करना क्या होगा? हमें यह करना होगा कि पासबुक के बैलेंस से हमें किसका बैलेंस फाइंड करना होगा? कैशबुक का बैलेंस फाइंड करना होगा। पासबुक के बैलेंस हमें किसका बैलेंस फाइंड करना होगा? कैशबुक का बैलेंस फाइंड करना होगा। और वो बीआरएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा। एक और बात मुझे बताओ, कभी भी सेविंग अकाउंट का बीआरएस नहीं बनता है। अगर आशीष पारिक का सेविंग अकाउंट है, आशीष पारिक का सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट में कभी डिफरेंसेस, ये अजम्पशन के साथ चलना है। जनरली सेविंग्स अकाउंट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आते हैं। जो डिफरेंसेस आते हैं वो किस में आते हैं? वो
करंट अकाउंट में ही आते हैं। करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट जो होता है उसे कौन सा अकाउंट कहते हैं? करंट अकाउंट कहते हैं। हम बीआरएस कभी भी सेविंग्स अकाउंट का नहीं बनाते हैं। हम बीआरएस किसका बनाते हैं? करंट अकाउंट का ही बनाते हैं। तो हम एक अजम्पशन लेंगे कि सेविंग्स अकाउंट का जो पासबुक का बैलेंस है वही किसका बैलेंस होगा? उसकी कैशबुक का बैलेंस होगा। मेरी बात खोपड़ी में जा रही है तो मुझे हाँ बोलोगे, नहीं जा रही है तो मुझे ना बोलोगे, तो मैं समझा दूं वापस। आयुष को बात समझ में आई? बताओ, बैलेंस शीट में ऑलवेज किसका बैलेंस आएगा? कैशबुक का या पासबुक का? रिस्पॉन्स करोगे? बैलेंस शीट में ऑलवेज किसका बैलेंस आएगा? कैशबुक का या पासबुक का? परफेक्ट, कैशबुक करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आपके पास पासबुक का बैलेंस दिया है तो क्या पासबुक के बैलेंस से क्या कैशबुक के बैलेंस तक आपको कैसे आना है, ये बीआरएस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके समझ में आता है? ओके, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अगर सेविंग अकाउंट का पासबुक का बैलेंस दिया है, जनरली नहीं देना चाहिए, ये एनपीसी है इसीलिए आया है। अगर एनपीसी नहीं होता तो ऐसा होता ही नहीं। एनपीसी की वजह से यहां पे सेविंग अकाउंट का बैलेंस लिखा हुआ है, अदरवाइज नहीं होता। हो सकता है कि एक सुनो, एक मंदिर का पुजारी है, मंदिर 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 में पैसा आता है, डोनेशन आते हैं, फंड आते हैं, दान दक्षिणा आती है। तो मुझे बताओ, मंदिर के पुजारी ने अपने सेविंग अकाउंट में वो पैसा ले लिया, अपने सेविंग अकाउंट में पैसा ले लिया, तो दिखाना तो पड़ेगा ना, दिखाना तो पड़ेगा। आई होप यू गेट माई पॉइंट, व्हाट आई मीन टू से। लेकिन याद रखना, सेविंग्स अकाउंट का कभी बीआरएस नहीं होता है। बीआरएस ऑलवेज किसका बनता है? बीआरएस का मतलब क्या होता है? टू गिव कंप्लीट एंड सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन द कैश बुक एंड पासबुक। To give complete and satisfactory explanation of the differences between the cash book and passbook। एक बिजनेस की कैश बुक और पासबुक कभी टैली होती नहीं है, कभी टैली होती नहीं है। वो दोनों में डिफरेंस होगा, मतलब होगा। क्यों होगा वो बीआरएस के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक बात मैंने यहां से ये क्लियर कर दी कि आपके बैलेंस शीट में जो भी बैलेंस आता है वो कभी भी पासबुक का बैलेंस नहीं होता है। वो बाय डिफॉल्ट किसका बैलेंस होता है? कैशबुक का बैलेंस होता है। और सेविंग अकाउंट की कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एक ही होगा, वही अजम्पशन हम रखेंगे। अब इतनी मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे तो मैं आगे बढ़ू, नहीं समझ में आया तो ना बोलो। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स प्रोसीड फर्दर, फटाफट। अभी मुझे लग रहा है अभी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करो। पहले एक बार बीआरएस बना ले क्या इसका, ताकि एक काम कंप्लीट हो जाए हमारा। वर्किंग नोट बनाओ फटाफट, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2। थोड़ा स्पीड से काम करोगे, फास्ट, थोड़ी स्पीड लोगे। एक बात याद रखना, मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद आपके क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए घर पे। जब तक दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कोप अप विद द क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू यू? एक बार प्रैक्टिस करके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अब तक तो जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसने आपका सिर्फ बेस बनाया है। अब थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैलेंस बैलेंस एज पर कैश बुक। फर्स्ट जन 2016, 31 दिसंबर 2016। ओके, मुझे बताओ स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है? क्या बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है क्या? तो हम लिखेंगे, याद रहा था कुछ, याद आ रहा है क्या आपको? ऐसे कुछ करते थे आप? बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। बताओ ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 6000। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? 2000। हाँ, अनप्रेजेंटेड चेक्स, एक सेकंड एडजस्टमेंट देखना, एडजस्टमेंट नंबर सी। अनप्रेजेंटेड चेक्स ऑन करंट अकाउंट बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब क्या होता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सुनोगे, लिखना बंद करोगे सब लोग, मेरी बात को सुनोगे ध्यान से। अनप्रेजेंटेड चेक्स का मतलब क्या होता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली।
मुझे तो चेक इश्यूड की फर्स्ट, ये मेरी कैशबुक है तो ये मेरी पासबुक है, ये मेरी कैशबुक है तो ये मेरी पासबुक है। चेक इश्यूड की फर्स्ट इफेक्ट किस पे आती है? चेक इश्यूड की फर्स्ट इफेक्ट किस पे आती है? कैशबुक पे। चेक इश्यू करने से कैशबुक क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो बताओ पासबुक को भी क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। पासबुक को भी क्या करोगे? डिक्रीज करोगे। रिपीट कर रहा हूं, चेक इश्यूड की फर्स्ट इफेक्ट कहां पे आती है? कैशबुक पे आती है। चेक इश्यूड करने से कैशबुक क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो आपकी पासबुक को भी क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज करना पड़ेगा। जिसको ये मेरी बात समझ में नहीं आती है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं जब बीआरएस पढ़ाऊंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा, बट मैं अब यहाँ पे ऑफ ट्रैक नहीं हो सकता हूं। इसीलिए जिसको समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया लिव इट। जब बीआरएस पढ़ाऊंगा उसके बाद ये क्वेश्चन देख लेना, इतना ही पार्ट देखना होगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो पूछोगे मुझे फटाफट। तो क्या ऐड करेंगे कि लेस करेंगे? दोनों क्या करेंगे? लेस करेंगे। दोनों क्या करेंगे? लेस करेंगे। दोनों क्या करेंगे? लेस करेंगे। चलो दोनों लेस करेंगे तो करो यहां पे लेस। check issued but not presented। check issued but not presented। चेक करो एडिशनल इंफॉर्मेशन में, चेक करो कितना है। 3000 है, यहां पे कितना है? 2500 है। तो यहां पे कितना बैलेंस आ रहा है? 3000 का बैलेंस आ रहा है और यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। ओ माय गॉड बेटा, नेगेटिव बैलेंस, कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस क्या होता है किसी को पता है? और ये बैलेंस एज पर पासबुक है तो ये बैलेंस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बैलेंस एज पर कैशबुक। कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस आना उसका मतलब क्या होता है? कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस आना इसका मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या? ओम ने क्या कहा? क्लोजिंग बैलेंस 2500 है। नहीं समझा बेटा मुझे। क्लोजिंग बैलेंस 2500 कहाँ है? क्लोजिंग बैलेंस अरे कैश इन हैंड का बैलेंस नहीं लेना है बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस लेना है। ओम कौन सा बैलेंस लेगा? करंट अकाउंट का बैलेंस लेगा। ओके ओके, बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने बताओ ये 6000 मैंने कहां से लिया? आपकी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में देखो करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, वहां से लिया। तो ये 2000 मैंने कहां से लिया? आई एम सॉरी, ये एक्सप्लेन करना भूल गया। मैंने ये 2000 कहां से लिया? मैंने ये 2000 लिया बेटा, जो आपके पास पेमेंट साइड पे देखो बाय बैलेंस, बैलेंस एज पर बैंक, बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक लिखा हुआ है, दिखा क्या? वहां पे देखो 2000 लिखा है, करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने वहां से लिया। अग्रीड बेटा? ओके चलो, अब मुझे बताओ फिर एडजस्टमेंट नंबर सी को देखना। एडजस्टमेंट नंबर सी क्या कहता है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या माइनस होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? यहां पे 500 नेगेटिव आया और नेगेटिव बैलेंस को हम कहते हैं, कैशबुक का नेगेटिव बैलेंस को हम कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं बेटा उससे? इससे बैंक ओडी कहते हैं। नहीं समझ में आता है तो लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं कराऊंगा तब बातें समझ में आ जाएगी, जब मैं कराऊंगा तब बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो अब मुझे बताओ बैंक ओडी बैलेंस शीट में कहां पर आता है? लाइबिलिटी साइड में आता है। कहां पे आता है? लाइबिलिटी साइड में। चलो पोस्टिंग स्टार्ट करो फटाफट। पोस्टिंग स्टार्ट करोगे, मुझे बताओ ओपनिंग बैलेंस में सबसे पहले क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखोगे? वापस पैर कर देना। कैश इन हैंड यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले? मतलब कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन? 2000 रुपीज। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक। सेविंग्स अकाउंट का हम मानेंगे कि पासबुक का बैलेंस और कैश बुक का बैलेंस सेम होगा। तो मुझे बताओ कितना लिखोगे? 19,300। लेकिन मुझे बताओ क्या करंट अकाउंट का जब बैलेंस लिखेंगे तो कौन सा लिखेंगे? पासबुक वाला कि कैश बुक वाला? तो बताओ कैश बुक का बैलेंस कितना होना चाहिए? 3000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितना होना चाहिए बेटा? मैंने कुछ नहीं किया, पोस्टिंग किया है बेटा, मैंने सिर्फ पोस्टिंग किया है। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश इन हैंड। क्या लिखोगे यहाँ पे? कैश इन हैंड। बताओ कैश इन हैंड कितना है? 2500। और क्या लिखेंगे?
बैलेंस एज पर कैश बुक। सेविंग्स अकाउंट का बताओ कितना लिखेंगे? सेविंग्स अकाउंट का कितना लिखेंगे? 20,400। लेकिन मुझे बताओ करंट अकाउंट का पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है? हमने ये बीआरएस प्रिपेयर करके क्या उसका नेगेटिव बैलेंस फाइंड किया क्या? उससे बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवरड्राफ्ट मतलब इट्स अ लायबिलिटी टुवर्ड्स बैंक। तो ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पर आएगा? ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड पे आएगा। और ये कितना आएगा? 500 रुपीज। कितना आएगा? 500 रुपीज। नेगेटिव आया तो आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव इंप्लाई करता है, नेगेटिव इंप्लाई करता है कि ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ओवरड्राफ्ट। अदरवाइज कैश बुक का कभी नेगेटिव बैलेंस होता ही नहीं है। कैश बुक मतलब हमारे पॉकेट में बैलेंस जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है? ओवर 31 दिसंबर 2016 बैंक इंटरेस्ट। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे बैंक इंटरेस्ट कोई एडजस्टमेंट है? जरा चेक कर लो बैंक इंटरेस्ट को लेके कोई एडजस्टमेंट है? हाँ एडजस्टमेंट है बेटा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इन दी पासबुक। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट नॉट एंटर्ड इन दी पासबुक। तो मुझे बताओ कितना है? 200 रुपीज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपीज है। बैंक का इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपीज। लिखना स्टार्ट करो। बाय बैंक इंटरेस्ट कितना है? 500 रुपीज। उसमें ऐड कर देना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग कितना है? 200 रुपीज। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना बेटा? देखो 31 दिसंबर 2016 में लिखा हुआ क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स 200। अभी बताओ ऑडिबल? Am I audible now? Am I audible now? अरे एकदम सिंपल सी बात है। मैं बैंक इंटरेस्ट की बात कर रहा था बेटा। एकदम सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करो। पासबुक में एंटर ही नहीं हुआ। एंटर होना चाहिए था, मतलब बैंक को इंटरेस्ट देना चाहिए था, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट दिया ही नहीं। पासबुक में एंटर होने का मतलब क्या? बैंक शुड गिव अस इंटरेस्ट। हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए था बैंक से, लेकिन बैंक देना चाहिए था लेकिन दिया नहीं। उसका मतलब क्या? ये हमारा इंटरेस्ट अभी भी बैंक से रिसीवेबल है? क्या है बैंक से? क्या इतना इंटरेस्ट तो मिल गया कैश में, लेकिन अभी भी 200 रुपीज का इंटरेस्ट क्या है? करंट ईयर का रिसीवेबल है। क्या है? करंट ईयर का रिसीवेबल है। करंट ईयर का रिसीवेबल है। कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉग्नाइज ऑल सच इनकम व्हिच आर ऑफ करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली। करंट अकाउंटिंग पीरियड ओनली रिसीव्ड और नॉट, दैट इज टोटली इममटेरियल। तो क्या ऐड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और इसकी सेकंड इफेक्ट कहां पे चली जाएगी? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ओपनिंग में तो डैश दिया था, ओपनिंग में तो दिया ही नहीं था ना बेटा, सिर्फ क्लोजिंग में दिया हुआ है। अभी समझ में आया क्या यहाँ पे? कोई दिक्कत? अरे समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्या है लिखा है बोलो फास्ट। और क्या लिखा हुआ है? फिर है एंट्रेंस फीस। चेक करो एंट्रेंस फीस को लेके। आपने तो क्वेश्चन रीड कर लिया ना। एंट्रेंस फीस को लेके कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या? एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन और नॉट? चेक कर लो। एंट्रेंस फीस को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है क्या? मुझे तो नहीं दिख रही है बेटा। तो एंट्रेंस फीस को लेके कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो सर क्या करेंगे? जो मर्जी पड़े वो कर दो। आपको इनकम ट्रीट करना है? कुछ लिखा हुआ है क्या एंट्रेंस फीस को लेके? नहीं लिखा है कुछ भी। तो आपको जो मर्जी पड़े वो ट्रीटमेंट दे दो। जो मर्जी पड़े वो ट्रीटमेंट दे दो। मैं उसे इनकम ट्रीट करता हूँ। क्या ट्रीट करता हूँ? इनकम ट्रीट करता हूँ। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? बाय एंट्रेंस फीस और एक नोट अपेंड कर देना 1800। नोट कैसे अपेंड करते हैं मैंने आपको सिखा दिया था। 1800। उसके बाद क्या है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन को लेके कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है क्या?
हाँ, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन देखो ना, सब्सक्रिप्शन ड्यू फ्रॉम मेंबर्स, बेटा डोनेशन और सब्सक्रिप्शन दोनों एक ही ग्रुप में कंबाइन कर दिया है, और आपके पास दिया है ओपनिंग क्लोजिंग की। हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, तो कैसे लिखोगे? बाय डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। बताओ करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है? 25,000 रुपीज। कितना रिसीव हुआ है? 25,000 रुपीज। बताओ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो कितना ऐड करोगे आप? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन में क्या 1000 ऐड करोगे क्या? तो बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे बेटा? लेस करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? 1500। तो यू टेल मी, ये एडलेस करने के बाद कितना आएगा? 24,500। उसकी सेकंड इफेक्ट क्या बैलेंस शीट में जाएगी क्या? बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखना, ड्यू लिखो, अरियर्स लिखो, अक्रूड लिखो, इज वन एंड द सेम थिंग। तो मुझे बताओ कितना डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 1000 रुपीज। बताओ प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? तो क्या डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्या हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या 1500 लिख सकते हैं क्या? ओके, यहाँ बच्चों को समझ में आ रहा है? मैंने देखो बैलेंस शीट पोस्टिंग में साथ साथ में करता हूँ बेटा, कभी मैं उसको पेंडिंग नहीं रखता हूँ, इसलिए ध्यान से करना मेरी बातों को, सुनना। बार रूम रिसीट्स कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या एक क्लब में क्या बियर बार हो सकता है क्या? तो उसकी जो रिसीट है, ये तो रिकरिंग नेचर की रिसीट होगी, तो आपको नहीं लगता है रिकरिंग नेचर की रिसीट को हम क्रेडिट कर सकते हैं? क्रेडिट कर सकते हैं, चेक करो। कोई बार रूम एक्सपेंस भी दिया हुआ है क्या? ठीक है ना, यहाँ लिख दो आप, हम अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे बार रूम रिसीट्स। बताओ कितनी रिसीट्स हैं? 4000 रुपीज। कितनी रिसीट्स हैं? 4000 रुपीज। उसका कुछ एक्सपेंस भी दिया हुआ है। 12th में हम क्या करते थे? स्पेसिफिक रिसीट के अगेंस्ट में जो स्पेसिफिक एक्सपेंस होता था वो क्या करते थे? माइनस करते थे। लेकिन आप यहाँ पे माइनस न करके सेपरेटली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने पहले भी कहीं ये डिस्कस किया है आपके साथ। ओके, आगे क्या लिखा है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट। बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट, ये भी क्या है बेटा? नाइट क्लब है तो नाइट क्लब रन करता होगा, तो उससे कुछ पैसा आया होगा, तो ये भी तो उसकी इनकम है, ये भी तो क्या है बेटा? उसकी इनकम है। तो बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट कितना है ये? बाय कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट कितना दिया हुआ है? विच इज 1000 रुपीज। सेपरेटली लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिकरिंग नेचर की रिसीट होगी। सेल ऑफ इक्विपमेंट को बेच के, चेक करो इक्विपमेंट में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है क्या आपके पास? हाँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फटाफट एक अकाउंट बना लो ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। एक वर्किंग नोट पे अकाउंट बना लो, इक्विपमेंट अकाउंट बनाओ, इक्विपमेंट अकाउंट बना लो। नॉट नेसेसरीली कि बनाना ही चाहिए, किसी के दिमाग में अगर क्वेश्चन आए सर ये बनाना जरूरी है, नहीं, कोई नेसेसरी नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपके अकाउंट बनाने के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं आपका अकाउंट बना रहा हूँ। सर ये इक्विपमेंट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लो, क्या ओपनिंग बैलेंस 8000 दिया हुआ है क्या? मे आई राइट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन? क्लोजिंग बैलेंस को लेके क्या लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ कितना दिया हुआ है? 17,500। 17,500। जो मैं क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना, जो मैं क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना। चेक करो आपके पेमेंट साइड पे परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, चेक कर लो पेमेंट साइड पे परचेस ऑफ इक्विपमेंट दिया हुआ है, चेक करके हाँ या ना में आंसर करो। इक्विपमेंट परचेज करना ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? इक्विपमेंट परचेज करना ये तो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो क्या हम टू कैश ऑब्लिक बैंक और रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट लिख सकते हैं क्या? यस। कितने का परचेज हुआ है? 15,500। कितने का परचेज हुआ है? 15,500। क्या 800 का इक्विपमेंट सोल्ड आउट भी हुआ है क्या? इक्विपमेंट अगर सेल होगा तो एंट्री क्या आएगी? पैसा आएगा, इक्विपमेंट जाएगा, पैसा आएगा, इक्विपमेंट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम यहाँ पे बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिख सकते हैं क्या? और यहाँ पे मेंशन कर दो सेल ऑफ इक्विपमेंट, कितने का सेल हुआ है? 800 रुपीज। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो चेक करो कहाँ पे आ रहा है? क्रेडिट साइड पे आ रहा है, तो वो जो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा दैट विल बी योर डेप्रिसिएशन। ये क्या होगा आपका? डेप्रिसिएशन। इसे हम कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या कहेंगे उससे? बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा? 5200। मुझे बताओ सबसे पहले, अगर ये इक्विपमेंट अकाउंट समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। मैं एक्सप्लेनेशन वापस देता हूँ। मैंने ये अकाउंट जो बनाया समझ में आया क्या? और ये अकाउंट बनाने का लॉजिक क्या था? ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना था, और मिसिंग वैल्यूज क्या है? आपकी डेप्रिसिएशन की है। और डेप्रिसिएशन कहाँ पे डेबिट होता है? डेप्रिसिएशन शुड बी डेबिटेड टू
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहां पे डेबिट करते हैं उसे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। चलो स्टार्ट करो। समझ में आया? ओके सर सब बोले समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, फटाफट लिखोगे। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट। बताओ कितने का डेप्रिसिएशन गया था? 5200। जो भी आपने वर्किंग नोट बनाई है वो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देना, जो भी आपने वर्किंग नोट बनाई है वो इंटीग्रेट कर देना। बताओ इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे इक्विपमेंट का? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बताओ इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8000 रुपीज है। बताओ इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ पे लिखेंगे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो बताओ इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 17,500। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन बेटा इसमें? कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट समझ में आया था क्या? कंट्रीब्यूशन टू क्लब नाइट समझ में आया था क्या बेटा? अरे भाई नाइट क्लब रन कर रहे हैं तो कुछ पैसा आया होगा, और कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ क्लब में तो ये सारी एक्टिविटीज चलती रहती है ना, तो कंट्रीब्यूशन टू नाइट क्लब ये तो रिकरिंग नेचर की रिसीट है, तो क्या उसे हम इनकम ट्रीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स कर सकते हैं बेटा। कोई डाउट है तो पूछोगे, तो मैं आगे बढ़ो बेटा फटाफट। नेट प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, नेट प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ नेट प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, नेट प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, ये भी तो नेट प्रोसीड्स मतलब रिसीट्स, नेट प्रोसीड्स ऑफ नाइट क्लब, नाइट क्लब की रिसीट्स तो बेटा रिकरिंग नेचर की होगी, तो शैल बी ट्रीट एज इनकम? यस हम उसे इनकम ट्रीट कर सकते हैं। तो बताओ कितना है? 7800, तो इनकम ट्रीट कर दो 7800। ओके व्हाट नेक्स्ट? और फिर पेमेंट साइड पे आ जाओ। रेम्यूनरेशन टू क्लब कोच, बेटा क्लब कोच को, क्लब में कोच होगा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए और दूसरी कोई भी एक्टिविटी के लिए, और उसको कुछ रेम्यूनरेशन दिया गया, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ये तो रिकरिंग नेचर का ही होना चाहिए, तो क्या ये भी डेबिट होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स डेबिट होगा। तो लिखोगे टू रेम्यूनरेशन टू क्लब कोच, कितना है ये? 5000 रुपीज। इसमें कोई भी डाउट बेटा? उसके बाद क्या है? ग्राउंडमैन्स पे, ग्राउंडमैन्स का पेमेंट किया, या बेटा कॉमन सेंस है, क्लब में फुटबॉल का, फुटबॉल क्लब है ना बेटा, तो फुटबॉल क्लब है तो उसका कोच भी होगा, तो उसका ग्राउंड भी होगा, तो ग्राउंड के लिए कुछ पेमेंट हुआ तो ये भी तो रिकरिंग नेचर का होगा। टू ग्राउंडमैन्स, टू ग्राउंडमैन्स पे, नहीं ग्राउंडमैन्स पे, उसका मतलब ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए किसी को अपॉइंट किया होगा और उसकी सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये भी तो रिकरिंग नेचर की होगी। तो ये कितना है? 2500। व्हाट नेक्स्ट? परचेज ऑफ इक्विपमेंट, ये तो हो गया। बार रूम एक्सपेंस, बेटा बार रूम एक्सपेंस, कॉमन सेंस यार, बार रूम एक्सपेंस, क्या ये रिकरिंग नेचर का होगा कि नहीं होगा? तो कितना है ये? 2000 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 2000 रुपीज। ग्राउंड रेंट, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या फुटबॉल प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, क्या ग्राउंड का रेंट पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो ये भी कौन से नेचर का है? रिकरिंग नेचर का है। तो क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा कि नहीं होगा? जरा ध्यान रखना, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि नहीं है? हाँ ध्यान रखना। उसके बाद क्या है? क्लब नाइट एक्सपेंसेस, क्लब नाइट एक्सपेंसेस, बेटा क्लब नाइट एक्सपेंसेस, यार नाइट क्लब का एक्सपेंस होगा, वो भी तो क्या होगा? रिकरिंग नेचर का ही होगा ना। तो नाइट क्लब एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? नाइट क्लब एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 3800। कितना दिया हुआ है? 3800। उससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडजस्टमेंट है सर ग्राउंडमैन की। सौरभ कोई क्वेश्चन है कि तू मुझे बता रहा है ये बेटा? डू यू हैव एनी क्वेश्चन कि ग्राउंडमैन की एडजस्टमेंट है? ओके 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 ओके, क्या एडजस्टमेंट है? For the year 2016, honorarium to secretary to be increased. Okay. हाँ 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 हाँ। For the year ended 31st December 2016. अच्छा ग्राउंड मेंस पे की एडजस्टमेंट थी। क्या लिखा हुआ है? For the year ended 31st December 2016, honorarium to secretary are to be increased by a total of 2000 and the groundman is to receive a bonus of rupees 2000. ग्राउंडमैन को 2000 रुपए का बोनस देना है, ग्राउंडमैन को 2000 रुपए का बोनस देना है, तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या? ठीक है ना, एडिशनल लिख दो ना। लेकिन उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? बोनस देना तो है, लेकिन क्या उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? एक सौरभ ने बताया कि एडजस्टमेंट है ग्राउंडमैन को लेके, बाद में देखा होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी गौरव। ग्राउंडमैन को बोनस देना है, ग्राउंडमैन को क्या देना है? बोनस देना है। अगर बोनस दिया होता तो उसका पेमेंट किया होगा,
चेक करो पेमेंट साइड पे कहीं पे भी ग्राउंडमेंट्स बोनस दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये है बोनस तो देना है, करंट ईयर का एक्सपेंस तो है, तो क्या हम ग्राउंडमेंट बोनस क्या यहाँ पे डेबिट कर सकते हैं क्या? Income and expenditure account recognize all such expense which are of current accounting period only, received or not, sorry, paid or not, that is totally immaterial. तो ग्राउंडमेंट का बोनस यहाँ पे डेबिट तो होगा, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ पे जाएगा? लायबिलिटी साइड। ग्राउंडमेंट बोनस कितना लिखोगे? 2000 रुपीज। अरे ये ग्राउंडमेंट की एडजस्टमेंट समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई है तो ना बोलोगे, तो वापस समझा दो। ये ग्राउंडमेंट का बोनस का एक क्लास एडजस्टमेंट था, अलग से लिखो, कोई साथ में पे ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया तो हाँ बोलोगे। करंट ईयर में ग्राउंडमेंट को 2000 रुपए का बोनस देना था, ठीक है दे देंगे उसको, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ ना। पेमेंट हुआ होता तो कहां पे दिखता आपको? पेमेंट साइड पे दिखता, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे क्या ये अभी भी पेएबल है तो करंट ईयर का एक्सपेंस। Income and expenditure account recognize all such expense which are of current accounting period only, paid or not, that is totally immaterial. कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन? सबको समझ में आ रहा है क्या? ओके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जरा चेक करो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसा लिखा हुआ है, सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऐसा लिखा हुआ है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपको नहीं लगता है ये नथिंग बट क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन होगी? कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? क्रेडिटर सम ड्यू फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। उस सम का मतलब होता है अमाउंट, ड्यू का मतलब होता है पेएबल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट अभी भी क्या है? पेएबल है। तो पेएबल है तो ये तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का क्रेडिटर्स बन गया। हो सकता है ये क्लब जो है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, तो क्रेडिट पे परचेज करेगा तो आपको नहीं लगता है उसके क्रेडिटर्स होंगे? और मैंने आपको बहुत डिटेल में सिखाया है जब भी क्रेडिटर्स होगा तो क्या उसका अकाउंट बनाएंगे क्या? तो यहां पे लिखना बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1000 रुपीज। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 800 रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन 800 रुपीज। मैंने पहले ही कहा था कि जब भी क्रेडिटर्स की इंफॉर्मेशन दी है और उसके रिलेटेड कोई भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंफॉर्मेशन होगी तो आप ऑलवेज ये मान लेना दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, दिस इज नथिंग बट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स। तो बताओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना अमाउंट पे किया है? 3000 रुपीज। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू कैश। कितना आएगा? 3000 रुपीज। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट परचेज, बैलेंसिंग फिगर इज नथिंग बट परचेज। तो बताओ परचेज कितना आ रहा है? किसी का आंसर आया? परचेज का, परचेज कितना आया? परचेज कितना आया? परचेज कितना आया? रिया कह रही है 2800। ओके, मुझे बताओ ये क्रेडिटर्स अकाउंट समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, वापस समझा दूंगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस क्रेडिटर्स अकाउंट यू से यस, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड यू से नो। अब बताओ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया है। तो जब ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया होता है तो क्या परचेज ही कंजम्पशन होता है? करंट ईयर का परचेज करंट ईयर का एक्सपेंस नहीं होता है, करंट ईयर का कंज्यूम करंट ईयर का एक्सपेंस है। लेकिन यहाँ पे आपका करंट ईयर का परचेज ही करंट ईयर का एक्सपेंस है। क्यों ऐसा है? क्योंकि ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी परचेज कितना है? 2800। समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी फॉर द ईयर 2015 जरा चेक करो। ऑनोरेरियम को लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ऑनोरेरियम को लेके एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या लिखा है? फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2016 ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी आर टू बी इंक्रीज बाय 2000 रुपीज। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी आर टू बी इंक्रीज बाय 2000 रुपीज। तो अब मुझे बताओ सेक्रेटरी का ऑनोरेरियम कितना इंक्रीज होना चाहिए था? 2000 रुपीज से। अग्रीड? अरे हाँ या ना? बताओ इसकी एडजस्टमेंट कैसे आएगी? क्या लिखा है क्वेश्चन में? ध्यान से पढ़ोगे। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी फॉर द ईयर 2015 मतलब आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो 4000 रुपया दिख रहा है वो करंट ईयर का पेमेंट नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर का पेमेंट है। तो बताओ प्रीवियस ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग होगा? क्या 4000 आउटस्टैंडिंग होगा कि नहीं होगा? तो क्या हम ओपनिंग बैलेंस शीट में
क्या ऑनोरेरियम आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं? ऑनोरेरियम आउटस्टैंडिंग क्या 4,000 रुपीज लिख सकते हैं क्या? और जो प्रीवियस ईयर में पे नहीं हुआ वो करंट ईयर में पे हुआ होगा? बोलो हाँ या ना। इसका मतलब प्रीवियस ईयर में ऑनोरेरियम कितना था? 4,000 रुपीज था। कितना था? 4,000 रुपीज था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये बार जो सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम देना है उसमें 2,000 का इंक्रीमेंट करना है। तो बताओ करंट ईयर का ऑनोरेरियम 4,000 ही रहेगा कि 6,000 हो जाएगा? 4,000 ही रहेगा कि 6,000 हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा, लेकिन उसका पेमेंट ही नहीं हुआ है। देखो ना रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो पेमेंट हुआ है वो करंट ईयर का नहीं है, 16 का नहीं है, 15 का है। वो 16 का नहीं है, 15 का है। अगर वो 15 का है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे 15 में 4,000 था तो 16 में कितना होना चाहिए? 2,000 अगर इंक्रीज करेंगे तो क्या 16 का ऑनोरेरियम 6,000 का होना चाहिए? ऑफ कोर्स 6,000 का होना चाहिए। करंट ईयर का एक्सपेंस तो है, तो ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी हम यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6,000 रुपीज लिखेंगे। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कितना लेके जाएंगे? सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम, सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम। क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कितना लेके जाओगे? सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम। क्या 6,000 रुपीज लेके जाओगे कि नहीं लेके जाओगे? ये मेरी बात समझ में आई है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आई तो ना बोलोगे, मैं वापस एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। इफ यू अंडरस्टूड दिस प्लीज से यस, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड दिस प्लीज से नो। क्योंकि आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो ऑनोरेरियम दिया था, दर्शना आजकल आंसर नहीं देती है। आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में वैभवी वाडकर कहां पर है? अनुष्का तनुष्का कहां पर है? आंसर नहीं आ रहे हैं। मुझे बताओ ऑनोरेरियम आपके रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो पे हुआ है वो करंट ईयर का नहीं है, ये तो प्रीवियस ईयर का है। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज, हाँ वो भूल गए हैं, करनी चाहिए थी। मैं पहले ऑनोरेरियम की बात कर लूं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉग्नाइज ओनली सच एक्सपेंस, आई एम सॉरी, receipts and payment account recognize all such expense which are of current account, receipts and payment account recognize all receipts and all payments whether it belongs to current year, previous year or next year. तो ये जो 4,000 receipts and payment account में दिख रहा है वो करंट ईयर का है कि प्रीवियस ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है, मतलब प्रीवियस ईयर में पे नहीं हुआ होगा, इसीलिए प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट पे क्या लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। लेकिन क्वेश्चन में एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि करंट ईयर में ऑनोरियम 2,000 से इंक्रीज होना चाहिए। कितने से इंक्रीज होना चाहिए? 2,000 से इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर वो 2,000 से इंक्रीज होना चाहिए तो करंट ईयर का ऑनोरेरियम का एक्सपेंस कितना होता? 6,000। तो क्या 6,000 रुपीज आपको नहीं लगता है वो करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बनना चाहिए? और जो पे नहीं हुआ वो अभी भी क्या है? पेएबल है। डोंट यू थिंक दैट कि सेक्रेटरीज ऑनोरेरियम 6,000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आना चाहिए? अरे हाँ या ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम बैलेंस शीट पोस्टिंग भूल गए थे, क्रेडिटर्स की पोस्टिंग आएगी ना? लिखोगे क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बताओ ओपनिंग बैलेंस शीट पे कितना आएगा? 1,000 रुपीज। और क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी जाएगा ना? क्रेडिटर्स फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बताओ क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कितना जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा आपका अरे कितना है? 800 रुपीज। कितना दिया हुआ है? 800 रुपीज। ये समझ में आ गया क्या बेटा आपको यहाँ पे? ओके, अब कुछ पेंडिंग है क्या? अरे वो रह गया ना, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट रहेगा, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट रह गया, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट रह गया। तो रिपेयर्स टू इक्विपमेंट कैसे लिखोगे? रिपेयर्स कौन से नेचर का एक्सपेंडिचर है? रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है। रिपेयर्स कितना है बच्चे बताओ? हाँ, रिपेयर्स दिया है आपके पास 4,000 रुपीज। कितना दिया हुआ? नहीं 4,000 दिया है कि 5,000 दिया है? रिपेयर्स टू इक्विपमेंट 5,000 रुपीज है। तो 5,000 में क्या प्रीवियस ईयर का अनप्रेजेंटेड चेक था ना? तो जो अनप्रेजेंटेड चेक था मतलब वो तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ था, तो उतने से एक्सपेंस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो करंट ईयर का कितना है अनप्रेजेंटेड चेक? 2,500। उससे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो बताओ टोटल कितना आ जाएगा आपका? टोटल कितना आ जाएगा आपका? 4,500। कितना आ जाएगा? 4,500। ओके, मैंने ये एडलेस किया, समझ में आया क्या बेटा आपको? यहाँ प्रीवियस ईयर का जो अनप्रेजेंटेड चेक्स था वो क्या कर दिया हमने? माइनस कर दिया। और करंट ईयर का अनप्रेजेंटेड चेक क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मतलब प्रीवियस ईयर में जो पेमेंट देना था वो नहीं दे पाए थे, तो मुझे बताओ क्या हो गया? 3,000 माइनस ही करेंगे ना उसका। और करंट ईयर का दिया, करंट ईयर का जो दिया था वो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो मुझे बताओ कितना आ गया बेटा आपका? 4,500। अब चेक करो, पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से चेक कर दो क्या आ रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट में चेक करो क्या आ रहा है।
कैपिटल फंड कितना आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड चेक कर दो, बैलेंसिंग फिगर लिखना। कैपिटल फंड कितना आया, कोई है क्या? 28,800 कैपिटल फंड आ गया 28,800। क्या इसी कैपिटल फंड को क्या हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिखेंगे क्या? यस, 28,800। चेक करो सरप्लस या डेफिसिट, सरप्लस या डेफिसिट। अगर सरप्लस आ रही है तो कितनी आ रही है, चेक करके बताओ। क्या सरप्लस गलत हितस्वी, क्या सरप्लस 3,500 आ रही है? हितस्वी ने तो डायरेक्ट बोल दिया बुक में देख के, बुक में सॉल्यूशन अलग तरीके से सॉल्व किया। हितस्वी मैं एक्सपेक्ट करता हूं आंसर अपने आप करोगे। सरप्लस 4,500 नहीं आएगा बेटा, 3,500 ही आना चाहिए। चेक कर लो एक बार, इसमें ऐड कर दोगे सरप्लस कितना 3,500, तो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 32,300, कितना आ जाएगा 32,300, और इसका टोटल कर दो। क्या कर दो, इसका टोटल कर दो। चेक करो बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं हो रही है, बैलेंस शीट टैली हो रही है कि नहीं। हितस्वी ने बुक से कॉपी करके बोला था, करेक्ट हितस्वी? ये कितना आएगा 41,600, 41,600। सबका टैली हो रहा है क्या, चेक कर लो। टैली हो रहा है क्या, चेक कर लो। आना ही चाहिए था, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वहां पे उन्होंने एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज किया है, और मैंने एंट्रेंस फीस को क्या ट्रीट किया था, इनकम ट्रीट किया था। आप उसके लिए एक नोट अपेंड कर देना, आप जो मर्जी पड़े वो ट्रीटमेंट दे सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। चलो बेटा, मेरा एक लेक्चर का टाइम हो गया है, 1:45 का लेक्चर है मेरा, तो विल सी यू टुमारो। आई होप आज की बातें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे।